नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आप ज़रा सोचिए, ये आपने एक रजिस्टर्ड सेल डीड से एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी के पैसे भी दे दिए, रजिस्ट्री भी हो गई, म्यूटेशन भी हो गया और कई सालों के बाद जो सेलर है वो ये कहता है कि जो सेल डीड हमने एग्ज़ीक्यूट करा था वो शैम डॉक्यूमेंट था, नकली दस्तावेज़ था, उसका इंटेंशन बेचना नहीं था। तो क्या होगा? क्या वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको कोर्ट शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर देगी? और अगर करेगी तो किस ग्राउंड पे करेगी, क्या क्या एविडेंस चाहिए और क्या दूसरी पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा उसको स्वयं डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कराने के लिए। चलिए आपको आज इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस के साथ और एक बहुत ही वंडरफुल जजमेंट के साथ जो जस्टिस मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है। दुख इस बात का है कि जो मुकदमे का मैं बात कर रहा हूँ उसकी शुरुआत हुई 1977 में और ये फाइनली मैच्योर हुआ जाकर 2026 में, मतलब कि 49 इयर्स। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1966 में कर्नाटका में तुकाराम और उसका ब्रदर एक प्रॉपर्टी अपने हाउस प्रॉपर्टीज को दोनों अपने अपने हाउस प्रॉपर्टीज को मोर्टगेज करते हैं सदानंद के पास। जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं, ये मोर्टगेज रजिस्टर्ड मोर्टगेज डीड के साथ था, तो वो फिर अप्रोच करते हैं भारत भरतराज को। भरतराज से कहते हैं तुम ये प्रॉपर्टी खरीद लो और उसके एवज में तुम सदानंद को पैसे दे दो। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर एक सेल डीड एग्जीक्यूट होता है भरतराज की वाइफ हेमलता के नाम, और उस समय फिर तुकाराम ये कहता है और उसका भाई ये कहता है कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है। फिर एक रेंट डीड रजिस्टर्ड होता है, दोनों को वहां रहने दिया जाता है अपने रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज में कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में वो रेंट देना बंद कर देते हैं। फिर 74 में जाकर हेमलता के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो एक सूट फॉर इवेक्शन फाइल करती है कर्नाटका रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। लास्ट में तुकाराम एक सूट फाइल करता है कोर्ट में जिसमें वो ये डिक्लेरेशन मांगता है कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी उसका पर्पस है सेल करना नहीं था और इसको शैम डिक्लेयर किया जाए। पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये बताएं कि शैम डॉक्यूमेंट होता क्या है। कि जो भी डॉक्यूमेंट जो अपियर करता है उसका पर्पस वो नहीं होता है। जैसे सेल डीड है, सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन कल होके उसका पर्पस ये निकल सकता है कि ये एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट था। जैसे इस केस में तुकाराम ने ये कहा कि सेल डीड तो एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन उसका पर्पस मोर्टगेज करना था। तो जो सवाल उठता है कि क्या ओरल एविडेंस अलाउ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा उस केस में जब एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है गंगूबाई वर्सेस सज्जूबाई, 1982 का है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच का, जिसमें डिस्कस किया गया है सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट को, जो कि ये कहता है कि ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को कंट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर उस डॉक्यूमेंट का इंटेंट पर्पस कुछ और था तो उसके लिए ओरल एविडेंस से अलाउ किया जा सकता है। तो हमें ये समझना है कि ओरल एविडेंस कब अलाउ होता है, बार्ड होता है, और कब अलाउ होता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि वो सैम डॉक्यूमेंट है या नहीं है। 86 में एक जजमेंट में डिग्री पास करता है और जिसमें वो तुकाराम के फेवर में होता है। आप 9 साल चलने के बाद ये मुकदमा डिग्री होता है और जिसमें वो ट्रायल कोर्ट ये कह देती है कि जो सेल डीड था वो नॉमिनल था और एक शैम डॉक्यूमेंट था और तुकाराम केस जीत जाता है। अब हेमलता अपील में जाती है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास, और जो कि 13 साल चलने के बाद 99 में जाकर हेमलता के फेवर में हो जाता है और ये कह दिया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट था वो शैम डॉक्यूमेंट नहीं था, उसका रियल इंटेंट सेल करना ही था। और कहा ये कि सेक्शन 92 के बैकग्राउंड में कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया सकता एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए, और सूट डिसमिस हो जाता है। सेल डीड को वैलिड कर दिया जाता है, हेमलता जीत जाती है। अब तुकाराम के लीगल इयर्स, इस बीच तुकाराम की डेथ हो जाती है, इवन की हेमलता की डेथ हो जाती है। कर्नाटका हाई कोर्ट के पास तुकाराम जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट फिर इंटरेस्टिंगली और कुछ कहें कि सरप्राइजिंगली भी वो ये कहती है कि नहीं, सेल डीड जो है वो शैम डॉक्यूमेंट ही था और ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है, सेक्शन 92 से बाहर नहीं है।
और गंगूबाई वाले केस को रेफर करते हुए कहा कि उसमें जो लॉ ले डाउन हुआ है उसके तहत ओरल एविडेंस एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता किसी डॉक्यूमेंट के इंटेंट को प्रूव करने के लिए। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है हेमलता वर्सेस तुकाराम और इसका इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2026 INSC 82। जजमेंट लिखा है जस्टिस मनमोहन ने, ये दिल्ली हाई कोर्ट से गए हुए हैं। 22 जनवरी 2026 को ये जजमेंट लिखा गया, अभी का है, रिसेंट जजमेंट। तभी मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड हम आप तक पहुंचा सकें। और जो भी डिस्कशन होता है वो जो लीगल प्रोविजन है उसके बैकग्राउंड में होता है, तो आपको कानून भी समझने का मौका मिलता है और जजमेंट में जो फाइनल डिसीजन होता है वो भी जानने का मौका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया। सबसे पहला प्रिंसिपल जो बहुत ही इंफेटिकली लेट डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका बहुत स्ट्रांग प्रिजम्पशन होता है कि डॉक्यूमेंट वैलिड है, जेन्युइन है, करेक्टनेस है डॉक्यूमेंट में, और जो इंटेंशन है वो उसके जो इंटेंशन डॉक्यूमेंट शो कर रहा है वो सही है। और बात भी है कि रजिस्ट्रेशन केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कंप्लीट प्रक्रिया है, और जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सोलेम ड्यूटी है इंश्योर करें चीजों को कि वो करेक्ट पर्सपेक्टिव में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को लाइटली कोर्ट को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए शैम डॉक्यूमेंट। अब ये है कि कब किया जा सकता है, ये भी है, हर एक केस में होता तो है। तो कब कोई डॉक्यूमेंट शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हो सकता है? तो पहला चीज कोर्ट ने कहा कि भाई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, और जहां पे ग्राउंड ये हो कि फ्रॉड हो, कोअर्सन हो, मिस्टेक बाय फैक्ट्स हो, वांट ऑफ कैपेसिटी की, जो व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास पावर ही नहीं है, वो इंटाइटल ही नहीं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के, कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं गया। कम कंसिडरेशन का होना एक अलग बात है, अब बिल्कुल कंसिडरेशन ही नहीं पे हुआ तो ये फंडामेंटल इलीगैलिटी में आ जाता है। तो लेकिन कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक बात कही कि केवल एलिगेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कराने के लिए, नकली दस्तावेज डिक्लेयर कराने के लिए। तो जो बहुत जरूरी चीज है कि आपके प्लीडिंग में ये चीजें आनी चाहिए, और प्लीडिंग भी बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो प्रोविजन है ऑर्डर 6 रूल 4 का सीपीसी में उसके तहत होनी चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल्स होने चाहिए आपके जो जो बातें कह रही हैं, कोजेंट एविडेंस आपको लेकर आना होगा, एक एक पर्टिकुलर्स को इन डिटेल प्लीड करना होगा, प्रूफ करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि inadequacy of consideration is not a ground for cancellation of सेल डीड। तुकाराम ने कहा कि भाई उसको पैसे कम मिले, उसकी प्रॉपर्टी की 10,000 की सेल डीड बनी है जबकि 50,000 के वैल्यू थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई केवल इनएडिक्वेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेल डीड को कैंसिल नहीं करा सकते, शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करा सकते। और स्पेसिफिकली उन्होंने कोर्ट ने सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सप्लेनेशन 2 की बात करी, जो जो कैटेगरी ये कहता है कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तब भी सेल डीड को शैम डॉक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, जहां पे कोई कंसिडरेशन ही पे नहीं हुआ है तो उस केस में ये इशू एराइज होता है और कंसिडर किया जा सकता है। और तुकाराम ने एक डिफेंस ये भी लिया था कि जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है सब मेरे नाम आता है। तो कोर्ट ने कहा कि केवल म्यूटेशन आपके फेवर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऑनर हैं। चूंकि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो कैटेगरिकली ये कहते हैं कि केवल म्यूटेशन ऑनरशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन का पर्पस फिजिकल पर्पस होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है या रेवेन्यू होता है उसका कलेक्शन का पर्पस होता है, इसलिए उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई हाई कोर्ट ने जो गंगूबाई वाले जजमेंट पर रिलाई करके सेल डीड को शैम डिक्लेयर किया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है वो। क्योंकि कोई प्लीडिंग में तुकाराम ने ये नहीं कहा कि उसका लैक ऑफ इंटेंशन था, उसका फ्री विल नहीं था, कोर्सन था, या उसको कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इन सब की प्लीडिंग मिसिंग होने की वजह से गंगूबाई का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1982 का वो एप्लीकेबल ही नहीं है इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जो सेल डीड है वो वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात,
कि जिस सेल डीड के इंटेंशन से ही वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था और वो शैम डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है, उसको सेटिसाइड किया। और जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने ये कहा था, सूट को डिसमिस किया था, उसको सूट को डिसमिस किया। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे दोबारा एक जजमेंट पढ़ने को मिला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई आप अपने लैंड रिकॉर्ड को, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को ठीक कीजिए, डिजिटलाइज कीजिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, क्योंकि वो टैंपर प्रूफ है, जिससे कि जो रिकॉर्ड पे ऑनरशिप है वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वो रिकॉर्ड अपडेट हो और जो फ्रॉड होते हैं उससे पब्लिक इन जनरल बच सके और एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सर्टेनिटी आ जाए। तो अब टेक अवे क्या है इस पूरे वीडियोस के डिस्कशन का? सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बड़े ही पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा कि उसको स्टैम्प डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करना बहुत ही मुश्किल है और कोर्ट को बहुत रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को स्टैम्प डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहिए। और तीसरी बात कि ओरल एलिगेशन अपने आप में काफी नहीं है किसी डॉक्यूमेंट के खिलाफ को गलत प्रूव करने के लिए। चौथा कि जो प्लीडिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, एविडेंस, कोजेंट एविडेंस से उसको प्रूव होना चाहिए। पांचवा कि केवल इनएडिक्वेट प्राइस और कम पैसा का होना, सेल कंसिडरेशन का होना अपने आप में कोई ग्राउंड नहीं है सेल को कैंसिल करने के लिए। और छठी बात की रेवेन्यू रिकॉर्ड कभी भी ऑनरशिप को कंफर्म नहीं करती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को दबाइए ताकि ये लेटेस्ट डिस्कशन, जैसे ये 22 जनवरी 2026 का डिस्कशन है और हम आपके पास लेकर आए हैं, तो ऐसे जो लेटेस्ट डिस्कशन होता है उसमें आप तक पहुंच सके। आज की जर्नी में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी।